Okay. Hello. Good evening, everyone. My name is Arti Saptarshi. I'm doing PhD at ICMR NIH from Mumbai, and I'll be teaching you some part of your syllabus from Science and Technology. Yes, please mark your attendance in the chat box. So that we can start with the lecture. Am I audible? Please write in the chat box. मेरा आवाज अच्छे से आ रहा है आप सबको? Madam, sorry to interfere. I will make you Yes. co-host of the meeting so that you can allow the latecomers. Okay. Okay, ma'am. Yeah, thank you so much, ma'am. Yeah. Yeah. Thank you. ओके सब प्लीज अटेंडेंस मार्क कर दीजिए आपका। मैं स्क्रीन शेयर करती हूँ आप सबके साथ। ओके सो प्लीज डू लेट मी नो, इज द स्क्रीन विजिबल? यस, सबको अच्छे से स्क्रीन, अभी टेक्स्ट बुक का पहला पार्ट जो था वो अच्छे से दिखाई दिया? या ओके, वेरी गुड। आपके जो भी कुछ डाउट्स होंगे ना, आप डाउट चैट बॉक्स में लिखते जाइए, ठीक है? मैं बीच में चैट बॉक्स की तरफ आ जाऊंगी एक 5 मिनट के बाद, थोड़ा सा पढ़ाने के बाद मैं चैट बॉक्स में आ जाऊंगी तो मुझे दिखेगा। तब तक मेरा जो स्क्रीन है जिसके ऊपर आपको टेक्स्ट बुक दिख रहा है, अभी सेकंड चैप्टर आपके साइंस के बुक में से आपको दिख रहा होगा, उस पे जो वर्ड्स लिखे हैं वो रीडेबल है? एक बार चैट बॉक्स में बता दीजिए कि सब आप पढ़ सकते हो या मुझे जूम करना है। यस, चैट बॉक्स में लिख दीजिए जो स्क्रीन है अपना, उस पे जो भी कुछ वर्ड्स है वो रीडेबल है, आप पढ़ सकते हो आराम से, या मैं स्क्रीन जूम करूँ, इतना बस चैट बॉक्स में लिख दीजिए। ओके, श्योर। इज इट विजिबल नाउ? Yes, okay, very good, perfect. So now we'll start with our lecture. Yeah. तो आपका जो सेकेंड चैप्टर है साइंस का, द नेम ऑफ द चैप्टर इज माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, फ्रेंड एंड फो। राइट, फ्रेंड का मतलब हम सबको पता है, दोस्त, यार, और फो का मतलब क्या होता है? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का मीनिंग हमें पूरे चैप्टर में देखना है। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स मतलब क्या होता है? तो फ्रेंड मतलब जो हमारा दोस्त होगा वो, एंड व्हाट डू यू मीन बाय फो? एनिमी, करेक्ट। तो अभी एक ही चीज, मतलब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के हेडिंग के अंदर वो अपने फ्रेंड्स भी है, मतलब दोस्त भी है, एंड फो यानी एनिमी भी है। ये कैसे हो सकता है? ये हमें ये चैप्टर में पढ़ना है कि एक सेम वर्ड को यूज किया है, एंड दैट सेम थिंग, समथिंग, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, they are our friends also and they are our enemies also. Okay, so now we will go on to what are microorganisms. You have seen several kinds of plants and animals. However, there are other living organisms around us which we normally cannot see. Right, हम लोग लिविंग थिंग, आपकी लिविंग थिंग की डेफिनेशन आपको याद होगी, अभी तक पढ़ी हुई होगी आपने। राइट, लिविंग थिंग की डेफिनेशन में से कुछ चीजें आपको अगर याद आ रही हो तो कैन यू राइट इट इन द चैट बॉक्स। लिविंग थिंग्स में आप कौन सी चीजों को इंक्लूड करते हो? प्लांट्स है, एनिमल्स है, ह्यूमन बींग्स भी एनिमल्स के अंडर आके वो भी कवर हो गए। तो उसमें हम लोग क्या क्या कवर करते हैं लिविंग थिंग्स में? जो ऑर्गेनिजम्स विच कैन रिस्पायर, जो ब्रीदिंग कर सकते हैं, वो लिविंग थिंग्स है। मूवमेंट, करेक्ट, वेरी गुड, मूवमेंट एक कैरेक्टर है। राइट, यस, परफेक्ट, विच कैन ग्रो। और इसके आगे में एक थोड़ा सा छोटा वर्ड ऐड करूंगी, विच कैन ग्रो ऑन देयर ओन। ओके, विदाउट हेल्प ऑफ अदर होस्ट, the organisms which can grow
आर लिविंग थिंग्स. ओके, सो परफेक्ट. रेस्पिरेशन, मूवमेंट एंड देयर ग्रोथ. तो ये कैरेक्टर्स हो गए. इसमें प्लांट्स और एनिमल्स तो हम लोग हमेशा देखते हैं, बट प्लांट्स और एनिमल्स के अलावा भी कुछ और ऐसी चीजें होती है जिनको हम लिविंग थिंग्स में कंसिडर तो करते हैं, बट वो हमें दिखती नहीं है. ओके, सो दीज आर कॉल्ड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और माइक्रोब्स. ओके, द मीनिंग ऑफ माइक्रो इज वेरी स्मॉल. ओके, आपने अगर कभी ओला बुक करने के लिए गए हो, उबर बुक करने के लिए गए हो, देखा है किसी को करते हुए, तो आपने देखा होगा उसमें ऑप्शंस होते हैं, मिनी, माइक्रो, राइट. तो माइक्रो मतलब सबसे छोटी जो होगी वो 3-4 सीटर जो होती है, दैट इज माइक्रो. ओके, जैसे अपना नॉर्मल मेजरिंग स्केल है, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, माइक्रोमीटर. तो माइक्रो मतलब 10⁻⁻⁻⁶, इतना छोटा जो जाएगा वो माइक्रोन साइज होता है. और वो साइज हमें किसी भी हेल्प की विदाउट हमारे सिर्फ आंखों से नहीं दिखेगा. उसके लिए माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ेगी या किसी चीज की हमें देखने के लिए जरूरत पड़ेगी. तो ऐसे जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उन्हें हम बोलेंगे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. ठीक है, और माइक्रोब्स दोनों का मीनिंग सेम है. फॉर एग्जाम्पल, यू माइट हैव ऑब्जर्व्ड दैट ड्यूरिंग द रेनी सीजन moist bread gets spoiled and its surface gets covered with grayish white patches, right? बारिश के मौसम में हम लोग अक्सर देखते हैं कि अगर ब्रेड अपना 2-3 दिन ऐसा ही पैकेट में रहा बंद, तो उसके ऊपर कुछ ग्रोथ दिखती है, राइट? अभी तो हमने ऊपर का स्टेटमेंट में ऐसे पढ़ा कि कुछ ऐसी चीजें जो हमें आंखों से दिखेंगी नहीं, उससे हम माइक्रोब्स बोल रहे हैं. और अभी नेक्स्ट स्टेटमेंट में ऐसा है कि ब्रेड के ऊपर जो आएगा वो जो ग्रोथ होगी वो हम देख रहे हैं आंखों से और उसको माइक्रोब बोल रहे हैं. ऐसा क्यों? तो इसका एक्सप्लेनेशन ये है कि एक सेल मतलब एक इंसान हम लोग सामने देखते हैं, एक पूरा पेड़ हम लोग सामने देखते हैं, वैसे ही वो जो फंगस आएगा आपके ब्रेड पे, जो एक इकट्ठा होने के बाद आपको दिखेगा. ओके, जब वो इंडिविजुअल सेल रहेगा तब वो आपको नहीं दिखेगा. मतलब ब्रेड पे आप अगर दूसरे दिन कुछ ग्रोथ देख रहे हो, तो उसके पहले दिन ही उस पे से कुछ ग्रोथ स्टार्ट हुई है जो आप नहीं देख पा रहे हो. दूसरे दिन जो आती है ना, तब ज्यादा क्वांटिटी बढ़ जाती है वो ग्रोथ की, और इसलिए वो हम देख पाते हैं. ओके, सो नाउ ऑब्जर्व दिस पैचेस थ्रू अ मैग्नीफाइंग ग्लास. अगर आप इसको मैग्नीफाइंग ग्लास में से देखोगे ना, तब आपको पता चलेगा कि उसमें ना सिर्फ वो ऐसे एक एक पैच है, बट उसमें एक स्ट्रक्चर है जो कि आपको कुछ इन तीनों में से कैसे तो दिखेगा. ठीक है, ये 3 दिखाई दे रहा है आपको. फंगाई ऐसा लिखा है, ब्रेड मोल्ड ऐसा लिखा है. देखो ये 3 है, ब्रेड मोल्ड, जिसका मतलब है जो ब्रेड पे ग्रो होगा वो. अगर आप उसको मैग्नीफाइंग ग्लास से माइक्रोस्कोप के अंदर देखने जाओगे तो इस तरह से वो आपको दिखाई देंगे. ओके, एंड दैट विल बी योर इंडिविजुअल फंगस. ठीक है, तो क्योंकि वो इंडिविजुअल एक वन सेल विल बी देयर, वो आपको डायरेक्टली नहीं दिखेगा. जब ऐसे ही मल्टीपल होंगे, ऐसे 100 आ जाएंगे, तब आपको वो ब्रेड पे दिखने लगेगा. You will see tiny black rounded structures. Do you know what these structures are and where do these come from? So this is fungus and it comes from air. ओके, हवा में उनके जो स्पोर्स होते हैं वो उड़ते रहते हैं. अभी स्पोर्स क्या होते हैं ये हम लोग बाद में देखेंगे चैप्टर में आगे आगे, बट ऐसा याद रखिए कि उनके कुछ स्पोर्स नाम की चीजें होती है, वो उड़ती है, वो जब ब्रेड पे जमा हो जाएंगी उनको खाने पीने के लिए चीजें मिलती है और वो वहां पे ग्रो हो जाती है. ओके, so now you have 2 activities given. We'll see those activities at the end of the lecture, क्योंकि आपको एक्चुअल में आप कर सकते हो घर पे भी. These observations, अभी इसमें ना 2 ऑब्जर्वेशंस करने के लिए आपको बोला गया है. जो 2 ऑब्जर्वेशन है, आपको पानी लेना है. पानी का मतलब कहीं पे भी नदी से, नाले से, कहीं से भी पानी उठा लो थोड़ा सा सॉइल के साथ, और उसको स्लाइड पे डाल के माइक्रोस्कोप के अंदर देख लो, तब आपको ऐसी कुछ चीजें दिखाई देंगी. ओके, अगर आप उसको माइक्रोस्कोप के अंदर देखते हो तो यहाँ पे जो चीजें दिखाई गई है देखिए, इसमें से कुछ ना कुछ आपको दिखेगा. सो व्हाट इज दिस? These observations show that water and soil are full of tiny organisms. हमें अगर जो हम लोग देख रहे हैं, हमें ऐसा लगता है कि ये बहुत क्लीन है. ठीक है, हमें आंखों से हम लोग जब देखेंगे तो हमें ऐसा लगेगा कि वाटर क्लीन है, इसमें तो कुछ ग्रोथ नहीं है, मिट्टी नहीं है, कुछ भी नहीं है.
बट हमें नहीं पता होता कि इसमें कोई बैक्टीरियल या कुछ ग्रोथ है या नहीं है. So, but it is full of tiny organisms, though not all of them fall into the category of microbes. अभी इसमें जो चीजें होंगी ना, उनको सारों को हम लोग माइक्रोब्स की कैटेगरी में तो नहीं कंसिडर करेंगे, बट टाइनी ऑर्गेनिजम्स करके नाम दे सकते हैं. These microorganisms or microbes are so small in size that they cannot be seen with the unaided eye. Some of these, such as the fungus that grows on bread, can be seen with a magnifying glass. Others cannot be seen without the help of a microscope. अभी माइक्रोस्कोप के बारे में कभी सुना है आपने? यस श्योर, आई जूम द स्क्रीन. माइक्रोस्कोप के बारे में कभी सुना है? यस. तो उसमें क्या होता है, बेसिकली जो आपकी छोटी सी चीज है वो सेम प्रिंसिपल ऑफ मैग्नीफाइंग ग्लास, वो इमेज आपको मैग्नीफाई करके आपके आंखों तक पहुंचाएगा. छोटी चीज को आप बड़े से फॉर्म में देख पाओगे, राइट? तो ये बाकी की जो चीजें होंगी वो देखने के लिए आपको माइक्रोस्कोप की हेल्प लगेगी. दैट इज व्हाई दीज आर कॉल्ड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और माइक्रोब्स. माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर क्लासिफाइड इनटू 4 मेजर ग्रुप्स. मतलब सिर्फ ये नाम के अंदर सब कुछ आ गया ऐसा नहीं होता, उनमें भी और क्लासिफिकेशन है. दीज ग्रुप्स आर बैक्टीरिया, फंगाई, प्रोटोजुआ एंड सम अलगी. अभी सारे अलगी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में कंसिडर नहीं होते, कुछ कुछ बड़े होते हैं तो दे आर आउट ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कैटेगरी, बट सम आर देयर विच आर कंसिडर्ड अंडर दिस कैटेगरी. ओके, रेस्ट 4 ग्रुप्स जो आपको दिए गए हैं वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के 4 मेजर ग्रुप है. एक तो बैक्टीरिया, दूसरा है फंगाई, तीसरा है प्रोटोजुआ एंड फोर्थ वन इज एल्गी. हम लोगों को हर एक ग्रुप अच्छे से पढ़ते जाना है आगे, तब आपको उनके बारे में और चीजें पता चलेंगी. सम ऑफ दीज कॉमन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर शोन इन फिगर्स. तो अभी हमने जो फिगर्स देखे, ये देखो, ये जो पहले 2 दिख रहे हैं, दोज आर कॉल्ड, जो पहले 2 स्लाइड्स में जो पिंक कलर के और ब्लू कलर के ऐसे दिखाए गए हैं. तो नॉर्मल अगर आपका माइक्रोस्कोप होगा ना, लाइट माइक्रोस्कोप जिसको बोलते हैं, उसके अंदर अगर आप देखने जाओगे तो इतना क्लियर जैसे इस इमेज में दिया है उतना क्लियर नहीं दिखता है, थोड़ा कम दिखता है, बट अच्छे से आप आइडेंटिफाई कर पाते हो कि कौन सा मतलब कौन सी चीज का या बैक्टीरिया है या नहीं है, ये चीजें आइडेंटिफाई होती है. ओके, नेक्स्ट इज एल्गी. 2 एल्गी इसमें इंक्लूडेड है, एक है क्लमाइडोमोनास और दूसरा है स्पाइरोगायरा. नेक्स्ट इज प्रोटोजुअन्स. प्रोटोजुअन्स में अमीबा और पैरामेशियम ये कॉमनली फाउंड है. आप कहीं से भी पानी उठा लोगे ना तो ये ऑर्गेनिजम्स तो आपको दिखेंगे ही. And the fourth one is fungi. The main fungi which include is bread mold, penicillium, and aspergillus. Okay. So now the next is viruses are also microscopic. अभी viruses recently हमने सुना है कि कोरोना वायरस, तो ये एक वायरस की फैमिली है which is considered under microorganisms. Why? Because it cannot be seen by unaided eye. Right? हम लोग उसको देख नहीं पाएंगे आसानी से, क्योंकि वायरस को देखने के लिए फिर माइक्रोस्कोप भी एक्चुअली वायरस को नहीं देख सकता, क्योंकि वायरसेस का साइज माइक्रो ऑर्गेनिज्म से भी छोटा होता है, वो नैनोमीटर में होता है और जो छोटी स्केल है ना उसमें जाता है. तो उसके लिए स्पेशल टाइप ऑफ माइक्रोस्कोप लाइक इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप हमें यूज करना पड़ता है, तब हमें वायरसेस दिखते हैं. ठीक है. तो कोरोना वायरस के टाइम आपने बहुत बार अभी ये नाम सुना होगा कि वायरसेस क्या चीज होती है. सो दे आर ऑल्सो माइक्रोस्कोपिक बट डिफरेंट. ये जो 4 हमने क्लासेस किए, फंगाई, प्रोटोजुआ, एल्गे और बैक्टीरिया, इन चारों से ये थोड़े से अलग है. कैसे अलग है? दे हाउएवर रिप्रोड्यूस ओनली इनसाइड द सेल्स ऑफ द होस्ट ऑर्गेनिज्म विच मे बी अ बैक्टीरियम, प्लांट और एनिमल. इसका मतलब क्या हुआ? वायरस अपने आप से रिप्रोड्यूस नहीं हो सकता. ठीक है. जैसे अभी ये ब्रेड मोल्ड जो हमने एग्जांपल लिया पहले, वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में है. पहले दिन सिर्फ स्पोर्स आके ब्रेड पे गिरे, फिर वो जर्मिनेट हुए क्योंकि उनको खाना मिला, ब्रेड के अंदर जो न्यूट्रिएंट्स थे वो मिले और वो अपने आप से ग्रो हुए, उन्हें किसी भी सेल के अंदर जाना नहीं पड़ा. बट वायरसेस का ऐसा नहीं है. वायरसेस को किसी की मदद की जरूरत होती है खुद के ग्रोथ के लिए, खुद के रिप्रोडक्शन के लिए. सो दे गो इनटू अदर होस्ट्स
द होस्ट कैन बी बैक्टीरिया, मतलब एक वायरस एक बैक्टीरिया को इन्फेक्ट कर सकता है, तो वायरस प्लांट को इन्फेक्ट कर सकता है, एनिमल को कर सकता है। इसका तो हमने कोरोना वायरस के टाइम पे एग्जांपल देखा। हमारे शरीर में जब कोरोना वायरस ने एंट्री ली तब वो रिप्रोड्यूस हो पाया। ओके, अगर वो एंट्री उसे नहीं मिलती, ह्यूमन बॉडी उसे एक्सेप्ट नहीं करती, तो वो रिप्रोड्यूस ही नहीं हो पाता, क्योंकि उसमें खुद से बढ़ने की, खुद से रिप्रोड्यूस होने की एबिलिटी नहीं होती है, वो हवा में रिप्रोड्यूस नहीं हो सकता। सम ऑफ द वायरसेस आर शोन इन फिगर 2.5। तो ये एक फिगर देख लेते हैं हम लोग। ये वायरसेस का रिप्रेजेंटेटिव इमेज है। हर एक वायरस का स्ट्रक्चर थोड़ा अलग होता है। ओके, ये एक रिप्रेजेंटेटिव, यूजुअल जैसे बैक्टीरिया का रिप्रेजेंटेटिव इमेज ऊपर हमने देखा, वैसे ये वायरसेस का है। नाउ common elements like cold, influenza and most coughs are caused by viruses। हाँ, जब डॉक्टर के पास जाते हो तो बहुत बार ये टर्म सुनी होगी कि वायरल इन्फेक्शन हुआ है। सुनिए ना, जब थोड़ा सा बुखार होता है, सर्दी खांसी होती है, तो डॉक्टर बोलते हैं वायरल इन्फेक्शन है, ये दवाई ले लो ठीक हो जाएगा। तो दैट वायरल इन्फेक्शन इज दिस, दैट which is caused due to some virus. Serious diseases like polio, chicken pox are also caused by viruses. Okay, diseases like dysentery and malaria are caused by protozoa, whereas typhoid and tuberculosis are bacterial diseases. Okay, so with pen and paper make note of these things, that these some are bacterial diseases। तो जो दो बैक्टीरियल डिसीजेस दिए हैं उनके नाम लिख के ले लो, उसके बाद जो प्रोटोजुआन डिसीजेस है वो, और वायरस से जो डिसीजेस होते हैं वो। You have learnt about some of these microorganisms in class 6 and 7, so you have already known something about these things. Okay, तो जैसे हमने अभी के चैप्टर में ही देखा, अभी के लाइन में ही देखा कि वायरसेस की वजह से बहुत सारे डिसीजेस हो रहे हैं। इसलिए वो जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स फ्रेंड एंड फो था, एनिमी था, वो इसलिए क्योंकि देयर आर एनिमीज ना इन अ वे, किसी ना किसी बैक्टीरिया की वजह से कुछ ना कुछ तकलीफ हो रही है इंसान को, इसलिए वहां पे एनिमी ये वर्ड का यूज किया गया है। नाउ वेयर डू माइक्रो ऑर्गेनिजम्स लिव? अभी जैसे प्लांट्स कहाँ पे रहते हैं, एनिमल्स कहाँ पे रहते हैं, हम लोग कहाँ पे रहते हैं, इस सबका एक हिसाब है अपने पास। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कहाँ पे रहते हैं? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में बी सिंगल सेल्ड लाइक बैक्टीरिया, some algae and protozoa, or multicellular such as many algae and fungi। सिंगल सेल्यूलर और मल्टी सेल्यूलर का मीनिंग पता है? सेल पता है? अभी तक कभी तो पढ़ा होगा बीच में, पेशी जो होती है अपने शरीर में, जैसे ह्यूमन बॉडी इज मेड अप ऑफ मल्टीपल सेल्स, रेड ब्लड सेल है, व्हाइट ब्लड सेल है, यस। वैसे ही हर एक ऑर्गेनिज्म का अलग अलग सेल हो, मतलब सिंगल सेल मतलब क्या? एक ही सेल है, बस एक ही सेल में सब कुछ हो रहा है, ज्यादा कुछ नहीं है उसके बॉडी में, सिर्फ एक सेल। और मल्टी सेल्यूलर मतलब हर एक फंक्शन के लिए मल्टीपल सेल्स है, ये तो हर एक फंक्शन के लिए होगी या इकट्ठा हुई होगी। यस, करेक्ट। सो नाउ देर आर बैक्टीरिया आर ऑलवेज मेनली सिंगल सेल्यूलर। ओके, ये बैक्टीरिया कुछ ऐसे होते हैं जो क्लस्टर में पाए जाते हैं, बट हमेशा उनका सेल एक ही होगा। मल्टी सेल्यूलर बैक्टीरिया नहीं होते हैं, मल्टी सेल्यूलर फंगस होती है, मल्टी सेल्यूलर एल्गी होती है। They live in all types of environment ranging from ice cold climate to hot springs, okay, and deserts to marshy lands। मतलब क्या कि हर एक क्लाइमेटिक कंडीशन में माइक्रो ऑर्गेनिज्म सर्वाइव कर लेते हैं। जैसे यहाँ पे देखा, हम लोगों का अभी बैक्टीरियल इन्फेक्शन ह्यूमन बॉडी में हो रहा है, इसका मतलब जो अपना नॉर्मल हम लोग जहाँ पे रह रहे हैं वहां पे बैक्टीरिया तो है ही, इसके साथ साथ जहाँ पे बहुत बर्फ गिर रही है, जैसे आर्टिक अंटार्कटिक एरिया है, वहां पे भी बैक्टीरिया है। जहाँ पे बहुत गर्म है वहां पे भी बैक्टीरिया है, जहाँ पे डेजर्ट है वहां पे भी है, मार्शीलैंड्स में भी है। ठीक है, अब भी इसमें ऐसा होता है कि एक ही बैक्टीरिया ये सारी जगह पे नहीं पाया जाता, हर एक जगह पे अलग अलग टाइप के बैक्टीरिया होते हैं, क्योंकि उनका सेल्यूलर मैकेनिज्म उस पर्टिकुलर स्ट्रेस के लिए मैनेज किया गया होता है। जो आइस कोल्ड कंडीशन वाला बैक्टीरिया है, अगर उससे आप हमारे यहाँ पे लेके आ जाओगे और बोलोगे कि अभी ग्रो हो जाएगा ये 37 डिग्री सेल्सियस तक या 40 डिग्री सेल्सियस तक, वो नहीं हो पाएगा।
क्योंकि उसे आदत है -20 -30 ऐसे टेम्परेचर पे रहने की, तो वो उसी टेम्परेचर में सरवाइव कर सकते हैं, उसी टेम्परेचर में थ्राइव कर सकते हैं। ओके, और अगर यहाँ का बैक्टीरिया वहां पे लेके जाओगे और बोलोगे ये अभी वहां पे ग्रो होगा, नो, क्योंकि उसका जो सेल है वो उसी चीज के लिए एक्वाइंट हो चुका है। दे आर ऑल्सो फाउंड इनसाइड द बॉडीज ऑफ एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमंस। ओके, हमारे शरीर में भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स रहते हैं, भले ही हम लोग कितना भी हाइजीन कुछ भी मेंटेन करें, बैक्टीरिया आर देयर इन आवर बॉडी एंड दे आर इसेंशियल फॉर आवर बॉडी। अगर वो नहीं होते तो कुछ फंक्शंस ऐसे हैं अपनी बॉडी के जो आगे बढ़ते ही नहीं। ओके, तो इसलिए उनका हमारी बॉडी में रहना भी जरूरी होता है। सम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ग्रो ऑन अदर ऑर्गेनिजम्स व्हाइल अदर्स एग्जिस्ट फ्रीली। तो कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं जिनको हेल्प लगती है किसी और चीज के ग्रो होने में, नॉट लाइक वायरसेस। ओके, वायरसेस जैसा नहीं, बट किसी और चीज की हेल्प लगती है उन्हें थोड़ी बहुत। और कुछ ऐसे होते हैं जो फ्रीली अपने आप से रह लेते हैं, उनको कुछ हेल्प वगैरह की जरूरत नहीं होती है। आपको पता है हमारी बॉडी में ऐसा लिखा है वहां पे कि इनसाइड और बॉडी कौन से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है या बैक्टीरिया है जो अपने बॉडी में रहते हैं, कुछ एक आध दूसरा एग्जाम्पल, कुछ नाम आपने कभी पढ़ा होगा। यस, कोई नाम पता है ऐसे कुछ बैक्टीरिया का जो अपने शरीर में रह रहा हो? यस, करेक्ट, गट बैक्टीरिया। जो मेन ग्रुप होता है ना जो कॉमनली पाया जाता है, द नेम फॉर दैट इज ई कोलाई और इश्चेरिशिया कोलाई एंड द अदर वन इज लैक्टोबैसिलस। ओके, इनके बारे में थोड़ा सा और हम लोग पढ़ेंगे ही। गट बैक्टीरिया, इंटेस्टाइन में भी अपने बैक्टीरिया रहते हैं। आपने वो एक एड देखा होगा जिसमें इंटेस्टाइन का हेल्थ भी जरूरी होता है, ऐसा वो एड में दिखाया गया है, राइट? एक प्रोबायोटिक करके चीज की वो एड एडवर्टाइजमेंट आती है। तो वो प्रोबायोटिक्स मतलब क्या होता है? ऐसे बैक्टीरिया होते हैं उसमें जो आपके शरीर के लिए आपकी इंटेस्टाइन की हेल्थ मेंटेन करने के लिए, कुछ इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स इंटेस्टाइन में सिंथेसिस करने के लिए वो बैक्टीरिया हेल्पफुल होते हैं। ओके, so that these bacteria or other things live in our body and they are helpful for us, microorganisms and us. Microorganisms play an important role in our lives. Some of them are beneficial in many ways, whereas some others are harmful and cause diseases. Let us study about them in detail. So first we'll see about friendly microorganisms. Microorganisms are used for various purposes. They are used in the preparation of curd, bread and cake. So microorganisms have been used for the production of alcohol since ages. अल्कोहल में कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूज किया जाता है? कैन यू नेम दैट? कभी पढ़ा होगा कहीं पे तो? वही, मतलब उसी नाम के अंदर, करेक्ट, जो ब्रेड और बेकिंग इंडस्ट्री में है दैट इज सेम, बट उनका स्पीशीज अलग होता है। ठीक है, yeast is used in the preparation of alcohol and the name of that yeast is Saccharomyces cerevisiae. ओके, ये नाम कैसे आता है, कहाँ से आता है, ये सब हमें आगे आगे पढ़ना है, बस ऐसे ही याद रखना है आपको, तो याद रख लीजिए। They are also used in cleaning up of the environment. For example, the organic wastes, vegetable peels, remains of animals, feces, etc. are broken down into harmless and usable substances by bacteria. Recall that bacteria are also used in the preparation of medicines. In agriculture, they are used to increase soil fertility by fixing nitrogen. तो ऑलमोस्ट हर एक इंडस्ट्री ऐसी है जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स पे कंप्लीटली रिलायबल है। फूड इंडस्ट्री हो गई, जो हम बेकरी प्रोडक्ट्स खाते हैं वो फूड इंडस्ट्री का पार्ट आएगा, अल्कोहल फूड इंडस्ट्री का पार्ट आएगा, तो उसमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स यूज़ किए जाएंगे। सेकेंड इज एग्रीकल्चर, तो वहाँ पे फर्टिलिटी बढ़ाने के लिए, न्यूट्रिएंट रिच बनाने के लिए, सॉइल नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए बैक्टीरिया आ गए, तो सॉइल इंडस्ट्री मतलब एग्रीकल्चरल इंडस्ट्री हो गई। नेक्स्ट इज फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, जिसमें मेडिसिन के काम तो बहुत
माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आते ही है, तो वो इंडस्ट्री कवर हो गई। एंड द लास्ट वन इज क्लीनिंग इंडस्ट्री, वेस्ट मैनेजमेंट, उसमें भी आ गए। और ह्यूमन हेल्थ में तो उनका बेनिफिट है ही। तो हर एक इंडस्ट्री में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बहुत अच्छा रोल प्ले करते हैं। मेकिंग ऑफ कर्ड एंड ब्रेड, you have learnt in class 7 that milk is turned into curd by bacteria. Can you name the bacteria which is main in this process? Okay, it's given in the next line. जो मैंने ऊपर अपने गट बैक्टीरिया में लिखा था वही उसका नाम है, लैक्टोबैसिलस। ओके, I saw that my mother added a little curd to warm milk to set curd for the next day. I wonder why. तो क्या होगा, आपने देखा होगा ना कि जब अगले दिन के लिए दही जमाना होता है तो मम्मी क्या करती है, घर पे थोड़ा सा दूध लेती है, उसको हल्का गर्म करती है, एकदम बॉईल नहीं करते हैं, हल्का गर्म करके उसमें जो पिछले दिन का कर्ड होगा वो कर्ड डालती है। एक ऐसी चीज याद करो कि क्या वो दही डायरेक्टली फ्रिज से निकाल के डालती है दूध में, या दही को भी थोड़ा रूम टेम्परेचर में आने के बाद वो दही दूध में जाता है, और क्यों जाता है? यस, रूम टेम्परेचर पे लाके फिर डालती, कभी भी ऐसे ठंडा दही डायरेक्टली नहीं जाता वो वार्म मिल्क में। बट क्या होता होगा इस प्रोसेस में कि वो क्यों दही डालना क्यों ऐसे दूध में? और अभी दही तो इतना नहीं जाता है कि अगर एक मान लो एक से 1 कप दूध है तो उसमें बस आधा चम्मच दही भी डाला तो दूसरे दिन उसका दही लग जाता है। ऐसा नहीं होता है कि उसमें आधा कप ही फिर से आपको दही भी डालना है, राइट? सो इट विल एक्सपैंड। व्हाट विल एग्जैक्टली एक्सपैंड? the bacteria which are there in the curd are actually yeast यहाँ पे नहीं होता है। yes, correct, very correct word, inoculant। inoculant मतलब क्या कि जो बैक्टीरिया होता है मेनली लैक्टोबैसिलस, वो बैक्टीरिया आपका जाएगा दूध के अंदर, ठीक है, वो वहां पे ग्रो होगा और वो अपना मतलब वो जो दूध डाला था आपने पहले उसका कर्ड में कन्वर्जन स्टार्ट कर देगा, राइट? तो अभी मान लो आपने लैक्टोबैसिलस 10 डाले, मतलब पिछले दिन के दही से 10 लैक्टोबैसिलस गए दूध में, फिर वो 10 के उन्हें खाना मिला। दूध मतलब क्या है, उनके लिए खाना ही मिल गया ना उन्हें। तो फिर वो खाते खाते उनके बाय प्रोडक्ट सिंथेसिस होते गए और उसमें से दही लग गया। ओके, जब भी आपको कब डिसेंट्री, डायरिया ऐसा कुछ होता है और एंटीबायोटिक का हेवी डोज अगर दिया जाता है ना, तो आपने कभी डॉक्टर के पास से ये सुना होगा कि दही का या छाछ का कंजम्पशन बढ़ाओ। दैट इज बिकॉज योर गट बैक्टीरिया शुड, गट हेल्थ इज इंपॉर्टेंट, तो वो बढ़ने के लिए आपको दही खाने के लिए बोलते हैं, ताकि वो जब दही खाओगे तो लैक्टोबैसिलस शरीर में जाएगा और वो अपना काम स्टार्ट कर देगा। ओके, तो जितने ज्यादा बैक्टीरिया हो जाएंगे उतना अच्छा आपका दही लगता है। और अगर मान लो दही गलती से बाहर रह गया तो वो खट्टा हो जाता है, क्योंकि वो लैक्टोबैसिलस उसमें रहते हैं, वो अपना काम करते रहते हैं, वो अपनी ग्रोथ इंक्रीज करते रहते हैं, और उसकी वजह से वो दही में जो एसिडिटी होती है वो बढ़ती जाती है, एसिड अमाउंट जो होता है वो बढ़ता जाता है, और उसकी वजह से वो खट्टा हो जाता है। अगर आपने इमीडिएटली उसको फ्रिज में डाला तो 4 डिग्री सेल्सियस से वो बैक्टीरिया वहां पे ग्रो नहीं हो पाएगा, रिप्रोड्यूस नहीं होगा, वो चुपचाप जहाँ पे था वहीं पे रह जाएगा। तो वो फिर वो ज्यादा खट्टा नहीं होता, अगर बाहर रह जाता है तो खट्टा हो जाता है। और ये सारी चीजें टेम्परेचर पे डिपेंडेंट है, इसलिए अगर गर्मी का मौसम है तो दही फटाक से लग के अंदर चला जाता है फ्रिज में। अगर नहीं है, बारिश का मौसम है, ठंडी का मौसम है, तो थोड़ा ज्यादा टाइम रखना पड़ता है, क्योंकि वो बैक्टीरिया को ग्रो होने में उतना टाइम जाता है फिर। ओके, किसी भी बैक्टीरिया का एक ग्रोइंग टेम्परेचर होता है, वो टेम्परेचर रेंज होता है, मान लो 25 से 40 तक वो ग्रो होगा, या 10 से 20 तक ग्रो होगा। तो अगर उसे 25 से 40 का ऐसा रेंज दिया है ना, तो उसका कुछ एक ऐसा एम्बिएंट टेम्परेचर होता है, 30 डिग्री सेल्सियस है तो वो फटाक फटाक ग्रो हो जाएगा। अगर बाहर उतना टेम्परेचर है तो वो ग्रो हो जाएगा। ठंडी के मौसम में अगर वही टेम्परेचर 12 डिग्री पे पहुंच गया तो उसका एम्बिएंट तो नहीं है, वो आराम से ग्रो होगा, नहीं होगा ऐसा नहीं है, टाइम लेगा। ओके, curd contains several microorganisms. Of these, the bacterium lactobacillus promotes the formation of curd. ओके, तो पर्टिकुलर नेम है कौन सा बैक्टीरिया कर्ड फॉर्मेशन में है, सो दैट इज लैक्टोबैसिलस। इट मल्टीप्लाइज इन मिल्क एंड कन्वर्ट्स इट इनटू कर्ड। Bacteria are also involved in the making of cheese, pickles, and many other food items. An important ingredient of suji,
that is idli, and bhaturas is curd, right? जो इनोक्युलम्स होते हैं इस सारे के, वो कर्ड डालने के बाद उनमें लैक्टोबैसिलस ऐड होगा और तब वो फूलता है. कैन यू गेस व्हाई? बैक्टीरिया एंड यीस्ट आर आल्सो हेल्पफुल फॉर फर्मेंटेशन ऑफ राइस, इडलीज एंड डोसा बैटर. ओके, तो यहाँ पे यीस्ट और बैक्टीरिया ये दोनों चीजें इंपॉर्टेंट है. विच फर्मेंट मतलब जो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करती है. ओके, उसकी वजह से ये जो सारी चीजें हैं ये फूलती है. मान लो आपकी इडली जो है, अगर उसमें जो उड़द की डाल जाती है इडली बनाते वक्त, या राइस होता है, तो राइस के सरफेस पे इनमें ये बैक्टीरिया भी रहते हैं और उसके साथ साथ यीस्ट भी रहते हैं जो फर्मेंटेशन के प्रोसेस में एड करते हैं. अगर आपका इडली का बैटर बाहर ही रह गया गलती से 2 दिन, ठीक है, तो वो भी ऐसे ही खट्टा हो जाएगा क्योंकि एसिड प्रोडक्शन होगा. अलोंग विथ फर्मेंटेशन देयर विल बी प्रोडक्शन ऑफ एसिड, बिकॉज ऑफ विच द बैटर विल बी एसिडिक इन नेचर, और उसकी वजह से उसमें खट्टा स्वाद आ जाएगा. ठीक है, तो यहाँ पे भी बैक्टीरिया ने ही काम किया है अपने लिए. एक एक्टिविटी है, टेक हाफ kg फ्लावर, आटा और मैदा, एड सम शुगर एंड मिक्स इट विथ वार्म वाटर, एड अ स्मॉल अमाउंट ऑफ यीस्ट पाउडर. घर पे देखा है किसी ने यीस्ट पाउडर? एक डब्बा आता है जिसमें ग्रेन्यूल्स रहते हैं. एंड नीड टू मेक सॉफ्ट डो. व्हाट डू यू ऑब्जर्व आफ्टर 2 hours? डिड यू फाइंड द डो राइजिंग? रेज्ड मैदा, जैसे अभी वहां पे दिखा है, आपने देखा पिक्चर में? कि पहला जो पिक्चर है उसमें कैसे दिखा है? मैदा विथ यीस्ट पाउडर जस्ट ऐड किया है और वो नीड करके स्टार्टिंग किया है. और नीड करके अगर आपने थोड़ी देर के लिए रख दिया तो फिर क्या हो रहा है उसका? वो रेज हो रहा है, बढ़ रहा है उसका अमाउंट. वाई? अमाउंट बढ़ गया वो, या फिर वो फूल गया है? वो फूल गया है, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हुआ है जिसकी वजह से वो फूल के ऊपर आया. ओके, yeast reproduces rapidly and produces carbon dioxide during respiration. उसका जब खुद yeast जब खुद, वो ऐसा नहीं कह रहा है कि चलो इनके भटूरे अच्छे बन जाए इसलिए मैं कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस, नहीं, वो खुद की ग्रोथ कर रहा है. उसे खाना मिल गया, हमने यीस्ट पाउडर ऐड किया था, वो यीस्ट पाउडर को खाना मिल गया, वो ग्रो होने लग गया, वो बढ़ने लग गया. जब बढ़ रहा था तब एज अ बाई प्रोडक्ट उसने कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस किया और वो कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से अपना बैटर फूल गया. Bubbles of the gas fill the dough and increase its volume. This is the basis of the use of yeast in the baking industry for making breads, pastries and cakes. अपना ब्रेड, पेस्ट्री, केक, ये सारे में यीस्ट जाता है जिसकी वजह से वो फूलता है. घर पे अगर आपने कभी केक बनाया होगा तब भी ये देखा होगा, राइट? अगर यीस्ट पाउडर आपको यूज नहीं करनी है तो क्या यूज किया जाता है यूजुअली? सोडा, विच इज अगेन अ कार्बन डाइऑक्साइड, राइट? तो अपना मकसद क्या होता है कि उसमें बबलिंग होके वो फूल जाए. तो वो बबल्स लाने के लिए या तो हम लोग यीस्ट ऐड कर सकते हैं, उसको एक्टिवेट करने के बाद वो रिप्रोड्यूस होगा और कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करेगा, या फिर हम लोग डायरेक्टली सोडा ऐड करेंगे तो भी वही एक्शन होगा, राइट? इज इट क्लियर टिल नाउ? कुछ किसी को कुछ डाउट है? सब समझ में आ गया है? यहाँ तक जो पढ़ा है उसमें किसी को कुछ डाउट है? प्लीज राइट इन द चैट बॉक्स. और थोड़ा ऐसा लग रहा है कि स्पीड फास्ट है, स्लो है, जो भी कुछ होगा थोड़ा सा, या ठीक है? सो दैट वी कैन गो विद दिस स्पीड ओनली. Okay, very good. So we'll move on to the next point, which is commercial use of microorganisms. अभी ये जो था ये हमने household use देखा, right? दही लगाने में है, इडली बनाने में है, केक बेक करने में है, ये घर के थे. अभी commercial use. So microorganisms are used for the large scale production of alcohol, wine and acetic acid, which is vinegar. उसके लिए भी हमें microorganisms की ज़रूरत लगती है. Yeast is used for commercial production of alcohol and wine. For this purpose, yeast is grown on natural sugars
present in grains like barley, wheat, rice, crushed fruit juices, etc. ओके तो इनमें जो शुगर कार्बोहाइड्रेट्स होंगी वो कार्बोहाइड्रेट्स यीस्ट खुद के लिए यूज करेगा, खुद की ग्रोथ के लिए. ड्यूरिंग द टाइम ऑफ ग्रोथ इट विल रिलीज आउट अल्कोहल एंड कार्बन डाइऑक्साइड, और तब उसका ग्रोथ होगा एंड दैट अल्कोहल फॉर्मेशन विल बी देयर. Okay, take a 500 there is one activity. Take a 500 ml beaker filled up to 3/4 of with water. Dissolve 2-3 teaspoons of sugar in it. Add half a spoon of yeast powder to the sugar. Keep it covered in a warm place for 4 to 5 hours. Now smell the solution. Can you get a smell? Okay, तो ये स्मेल आपको पिक्यूलियर अल्कोहल का स्मेल आएगा क्योंकि दैट विल बी प्रोड्यूस्ड इन दैट जार. सो नाउ प्लीज टेल मी, जो आप केक खाओगे या फिर फर्मेंटेड प्रोडक्ट खाओगे, विल देयर बी अल्कोहल इन इट? yes, but in very less amount. ethanol production will definitely be there, but जो शुगर उसको कार्बोहाइड्रेट कन्वर्ट करने के लिए मिला है उसका अमाउंट और जो अल्कोहल प्रोड्यूस होगा उसका अमाउंट ये मैच नहीं करेगा. जो लास्ट अभी जो हमने एक्टिविटी देखी उसमें क्या था, वाटर और शुगर का कंटेंट, दैट इज इंपॉर्टेंट. ओके, this is the smell of alcohol as sugar has been converted into alcohol by yeast. This process of conversion of sugar into alcohol is known as fermentation. Louis Pasteur discovered fermentation in 1857. ओके, इसके बाद ये प्रोसेस का स्टार्ट हुआ, इथेनॉल फॉर्मेशन, अल्कोहल फॉर्मेशन. दिस वाज कमर्शियल यूज फॉर द प्रोडक्शन ऑफ अल्कोहल. नेक्स्ट इज मेडिसिनल यूज ऑफ माइक्रोऑर्गेनिजम्स. whenever you fall ill, the doctor may give you some antibiotic tablets, capsules or injections such as penicillin. right, antibiotic ये नाम तो आपने सुना होगा. एंटीबायोटिक सुना है, जिसका प्लेन मीनिंग होगा एंटी मतलब अगेंस्ट और बायोटिक मतलब अगेंस्ट सम biological component. okay, so this is the definition of antibiotic. The source of these medicines is microorganisms. एंटीबायोटिक्स यूज क्यों किए जाते हैं? अगर आपको बीमारी है तो बीमारी में या तो इट इज बिकॉज ऑफ सम वायरस, इट इज बिकॉज ऑफ सम बैक्टीरिया, इट इज बिकॉज ऑफ सम फंगस. सो ये सारी चीजों को मारने के लिए आपको एंटीबायोटिक दिया जाता है. ओके, एंड हियर वी आर ऑल्सो सेइंग दिस दैट दीज एंटीबायोटिक्स आर प्रोड्यूस्ड बाय माइक्रोऑर्गेनिजम्स. मतलब माइक्रोऑर्गेनिज्म ही प्रोड्यूस करता है दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिज्म को मारने के लिए. ठीक है, these medicines kill or stop the growth of the disease causing microorganisms. Such medicines are called antibiotics. क्लियर? अभी एक ऐसा थोड़ा सा सोचिए कि ये जो एंटीबायोटिक प्रोड्यूसिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है उनका लिस्ट हम लोग बाद में देखेंगे. ये जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है ये क्यों करते होंगे एंटीबायोटिक? ताकि इंसान जिंदा रह पाए, ताकि इंसान के अगर शरीर में कोई बैक्टीरिया घुस जाता है तो उससे वो मार सके. या किस चीज के लिए प्रोड्यूस करते होंगे? अभी देखो, एक बैक्टीरिया या फिर एक फंगस यही एंटीबायोटिक प्रोड्यूस कर रहा है, एंड दैट एंटीबायोटिक इज ओनली यूज्ड अगेंस्ट सम अदर फंगस और सम अदर बैक्टीरिया. व्हाई इज इट सो? वो खुद क्यों एंटीबायोटिक प्रोड्यूस कर रहा है? इज इट इट्स मेन जॉब टू डू टू प्रोड्यूस एंटीबायोटिक, और इज इट अ सेकेंडरी कंपोनेंट? जैसे अल्कोहल एक सेकेंडरी कंपोनेंट है, वो इंसान के लिए नहीं क्रिएट कर रहा है, वो खुद ग्रो हो रहा है, उसके साथ साथ एज अ बाय प्रोडक्ट अल्कोहल प्रोड्यूस हो रहा है जो हम लोग यूज करते हैं. वैसे ही क्या एंटीबायोटिक वो प्राइमरी प्रोडक्ट है उसका, या कुछ सेकेंडरी ऐसे ही आ गया है और इंसानों को मिल गया और उन्होंने यूज कर लिया? थोड़ा सा सोच के जवाब दीजिए, क्यों करता होगा वो प्रोड्यूस? कुछ ना कुछ तो मेहनत लगेगी उसे. यस, एनी गेसेस? यस, श्योर. देखो, अभी हमने एंटीबायोटिक के बारे में इतना पढ़ा कि एंटीबायोटिक्स आर सम थिंग्स विच आर प्रोड्यूस्ड बाय सम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, फॉर एग्जाम्पल फंगाई.
ओके, ये फंगाई से प्रोड्यूस हो रहे हैं और they act against some bacteria or fungi which is there in human body and which is infecting human body, right? तो जब वो फंगस या वो बैक्टीरिया, वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंटीबायोटिक प्रोड्यूस कर रहा है, तो वो क्यों कर रहा होगा? क्या वो बैक्टीरिया का ऐसा एम है कि उसका जो एंटीबायोटिक है वो जाएगा और वो इंसान के काम आएगा, कि ताकि जब इंसान को इन्फेक्शन होगा वो दूसरे बैक्टीरिया को मार पाएगा? ये उसका एम है या क्या हो सकता है? या फिर जैसे हमने यीस्ट का देखा था कि एज अ रेस्पिरेटरी प्रोडक्ट द कार्बन डाइऑक्साइड इज जनरेटिंग एज अ fermentation, it is using sugar and that's why alcohol is getting produced. So these are secondary products. यीस्ट ने खुद के ग्रोथ के लिए नहीं किया है, वो खुद ग्रो हो रहा है अपने आप से, वो बाकी की चीजें बनती जा रही है जो हमारे लिए प्रोडक्ट्स है। वैसे एंटीबायोटिक क्या बैक्टीरिया सोच समझ के बना रहा है या वो बन रहा है इसलिए उसका हमने यूज करवा लिया? क्या लगता है आपको कि वो ऐसे ही बन रहा है उनसे, या फिर वो कुछ एनर्जी इनपुट दे के स्पेशली एंटीबायोटिक बनाता है? पहले इसका जवाब दीजिए ताकि अगला क्वेश्चन आएगा। यस, एनी गेसेस विल डू। क्या लगता है आपको? ओके, जैसे इथेनॉल बाय प्रोडक्ट है, एंटीबायोटिक ना वो पर्टिकुलर माइक्रो ऑर्गेनिज्म का सेकेंडरी प्रोडक्ट कहलाता है। ओके, primary products are the ones which are produced or which are used during its growth or which are essential for its growth, for its own purpose. secondary products ऐसे होते हैं जो या तो उसके ग्रोथ के प्रोसेस में फॉर्म हो जाते हैं, ठीक है, और उनका वो एनर्जी इस चीज के लिए देता है। मान लो आप एक सॉइल का ऐसा छोटा सा पार्ट है, ठीक है, उसमें आप लोग 10 बैक्टीरिया डाल रहे हो, सफिशिएंट न्यूट्रिएंट्स है, तो वो 10 जन आराम से खाएंगे, आराम से रह लेंगे। वही 10 की जगह पे अगर आपने 1000 डाल दिए और न्यूट्रिएंट्स उतने ही रखे, तो क्या होगा? सबको तो न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलने वाले, कुछ ही बैक्टीरिया ऐसे होंगे विच विल बी एबल टू ग्रो इन दैट पर्टिकुलर एरिया। तो ये ऐसा रूल ही है कि अगर खुद को बचाना है तो या तो खुद से कुछ तो करने की कोशिश करो या तो दूसरों को मारो, राइट? तभी खुद बच पाओगे। तो ये जो दूसरों का मारने का चीज है वो ये बैक्टीरिया करता है बाय प्रोड्यूसिंग एंटीबायोटिक। अगर उसके विसिनिटी में कोई आता है, उसके न्यूट्रिएंट्स लेने के लिए कोई आता है, तो वो मर जाए, इसलिए वो एंटीबायोटिक सिंथेसिस करता है। ओके, आ गया समझ में? तो इसमें उसका एनर्जी लग रहा है, उसे थोड़ा सा एनर्जी वो डाल रहा है। क्यों? क्योंकि मान लो अगर न्यूट्रिएंट्स अच्छे खासे हैं, सो दैट बैक्टीरिया विल ग्रो, देयर विल नॉट बी एनी प्रॉब्लम। बट अगर न्यूट्रिएंट्स की कमतरता महसूस हो रही है तो फिर उसे जरूरत पड़ेगी कि बाकी के ऑर्गेनिजम्स मेरे आजू बाजू में ना आए, मेरे न्यूट्रिएंट्स वो ना ले, मैं खुद से खा लूं, खुद से जी लूं और अपनी जो स्पीसीज है वो बढ़ाता जाऊं, राइट? तो इसलिए ये एंटीबायोटिक्स प्रोड्यूस किए जाते हैं। जब इंसान को ऐसे समझ में आ गया कि हाँ ये ऐसे चीज हो रही है ये बैक्टीरिया के बीच में, सो वी कैन यूज दिस पर्टिकुलर थिंग, पर्टिकुलर केमिकल अगेंस्ट अदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, अदर बैक्टीरिया, ठीक है? तब से ये एंटीबायोटिक का इन्वेंशन हुआ। इज इट क्लियर नाउ? अभी समझ में आ गया? थोड़ा सा तो आइडिया आ गया क्या होता है एंटीबायोटिक, मतलब वो क्यों प्रोड्यूस करता है बैक्टीरिया? इंसानों के लिए नहीं करता, खुद के लिए करता है। हम लोगों ने उससे एक्सट्रैक्ट करके हमारे यूज के लिए चैनलाइज कर लिया है। या so these days a number of antibiotics are being produced from bacteria and fungi. Streptomycin, tetracycline, erythromycin are some of the commonly known antibiotics which are made from fungi and bacteria. The antibiotics are manufactured by growing specific microorganisms and are used to cure a variety of diseases. Antibiotics are even mixed with the feed of livestock and poultry to check the microbial infection in animals. They are also used to control many plant diseases. So ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंसान को ही अगर कुछ दिक्कत है तो एंटीबायोटिक प्रिस्क्राइब किया जाएगा, कहीं पे भी वो यूज कर सकते हैं। ओके, तो अभी जो हम लोग एंटीबायोटिक के डिस्कवरी के बारे में बोल रहे थे उसके बारे में थोड़ा सा ये पर्टिकुलर बॉक्स में दिया है। In 1929, Alexander Fleming was working on a culture of disease causing bacteria.
कल्चर मतलब ऐसी चीज जो बैक्टीरिया ग्रो करके जो तैयार होगा, दैट दैट इज कल्चर ऑफ योर बैक्टीरिया। आपने कभी यूरिन सैंपल एनालिसिस में या ऐसे मेडिकल टर्म्स में सुना होगा, यूरिन कल्चर करना है मतलब क्या कि यूरिन में कोई बैक्टीरिया अगर प्रेजेंस है तो दैट विल बी ग्रोन। तो ही वाज वर्किंग ऑन something so that there will be a culture of those particular disease causing bacteria. Suddenly he found the spores of little green mold in one of his culture plates. ये जो वर्ड्स है ना, कल्चर प्लेट्स, इनको प्लीज एक बार लेक्चर होने के बाद ना गूगल कर लो और उनके इमेजेस देख लो। जो मैं अभी बता रही हूँ वो आपको और आसानी से समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो वो कल्चर प्लेट में उसके बैक्टीरिया थे, गलती से उसके प्लेट में कुछ ग्रीन कलर की फंगल स्पोर्स जनरेट हुए, जैसे ब्रेड मोल्ड होती है ना वैसे वाली। He observed that the presence of mold prevented the growth of bacteria. जब वो मोल्ड ग्रो हुई तब आजू बाजू में उसके बैक्टीरिया नहीं ग्रो हो पाए। इन फैक्ट इट ऑल्सो किल्ड मेनी ऑफ दिस बैक्टीरिया, मतलब जो ग्रो होना चाहते थे उनको भी मार दिया वो मोल्ड ने। फ्रॉम दिस द मोल्ड पेनिसिलिन वॉज प्रिपेयर। ये मोल्ड से, मतलब जो पेनिसिलियम करके मोल्ड उसके प्लेट में एक्सीडेंटली ग्रो हुआ, उसके बाद उसे पता चला कि हाँ इसने कुछ तो प्रोड्यूस किया जिसकी वजह से ये बैक्टीरिया मर गए, ठीक है। अभी मोल्ड ने इंसान के लिए नहीं प्रोड्यूस किया था, मोल्ड ने बैक्टीरिया को मारने के लिए। वो प्लेट जो कल्चर प्लेट थी उसमें कुछ ही न्यूट्रिएंट्स थे। अभी वो फंगस का ऐसा था कि मुझे ग्रो होना है, मुझे न्यूट्रिएंट्स चाहिए, तो बैक्टीरिया को मारना पड़ेगा तभी मुझे न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे। उसने एंटीबायोटिक प्रोड्यूस किया, राइट। जब ये साइंटिस्ट ने देखा तब उसे पता चला कि हाँ भाई ये मर रहे हैं, इसका मतलब इसने कुछ प्रोड्यूस किया। तब उनको तब ये समझ में आ गया कि ऐसी भी चीज कुछ प्रोड्यूस होती है जो ऐसे दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिज्म को मार देगी। ओके, तब जाके पता चला कि ये एंटीबायोटिक्स होते हैं। आई बात समझ में? कैसे तैयार मतलब एंटीबायोटिक की डिस्कवरी कैसे हुई? इट वाज एन एक्सीडेंटल एक्सपेरिमेंट। ऐसे कुछ तय नहीं हुआ था कि चलो हमें डिसीज कॉजिंग कुछ इंसानों में कुछ इतने सारे डिसीजेस हो रहे हैं, देखते हैं कुछ मिलता है क्या। नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। एक्सीडेंटली पता चल गया कि अरे ये तो मर गए, ये बैक्टीरिया तो मर गए, इसका मतलब इसमें कुछ तो है। ओके, सो नाउ ये जो एक बॉक्स है विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर दैट एंटीबायोटिक्स शुड बी टेकन ओनली ऑन द एडवाइस ऑफ अ क्वालिफाइड डॉक्टर। अपने आप से गए, बीमारी थी थोड़ी सी, गए मेडिकल स्टोर में, बोल दिया ये एंटीबायोटिक दे दे भाई, उसने दे दिया, ले लिया, नहीं। बिकॉज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज human beings, some human beings are allergic to some antibiotics. ओके, मेरे दोस्त को सेम हुआ था, उसको वही बुखार हुआ था, मेरे पड़ोसी को वही बुखार हुआ था, उसने सेम मेडिकल स्टोर से सेम एंटीबायोटिक लिया, मैं भी वही लेके आती हूँ। नहीं, अगर आपको पता नहीं है कि अगर आपको उसकी एलर्जी है तो दीज एलर्जीज आर सो डेंजरस दैट दे कैन कॉज डेथ। मतलब वो फीवर 4 दिन में चला जाता, बट बिकॉज एंटीबायोटिक लिया उसका एलर्जी हुआ और इंसान मर गया। ओके, सो इट इज दैट डेंजरस। बाकी के एलर्जीज के जो सिम्टम्स है वो भी दिखाई देते हैं कि सूज गया पैर, हाथ सूज गया, ये हो गया, वो हो गया। तो इसलिए कभी भी खुद से जाके ऐसे किसी ने लिया है, किसी का सुना है, गूगल पे सर्च किया है, ऐसा देख के गए एंटीबायोटिक लेके और लिया, नहीं, ऐसा कभी नहीं करना है। क्वालिफाइड डॉक्टर है, अपना फैमिली डॉक्टर है जिसे पता है अपनी हिस्ट्री, उसके पास जाओ, फिर एंटीबायोटिक लेके आओ। जब वो प्रिस्क्राइब करेगा तभी दुकान से जाके एंटीबायोटिक लेके आना है, वरना कभी भी नहीं। ऑल्सो यू मस्ट कंप्लीट द कोर्स प्रिस्क्राइब्ड बाय द डॉक्टर। डॉक्टर ने दवाई दी थी 10 दिन की, मुझे एक दिन में बुखार चला गया, मैं स्कूल जाने के लिए भी तैयार हो गई, मुझे कुछ दिक्कत नहीं हो रही है, तो मैं क्यों लूँ 10 दिन गोली? नहीं, आपको 10 दिन का दिया है मतलब डॉक्टर ने कुछ सोच समझ के दिया है। यू हैव टू कंप्लीट दैट डोज। ओके, कभी भी एंटीबायोटिक्स को ऐसे बीच में नहीं छोड़ना चाहिए। 4 दिन ले लिया, बाकी के वैसे ही रख दिए क्योंकि तबीयत ठीक हो गई, 4 दिन तकलीफ हो रही थी इसलिए ले लिया, अभी कुछ नहीं हो रहा है तो क्या क्या ही फर्क पड़ता है? नहीं, बहुत फर्क पड़ता है। वो कैसे पड़ता है वो भी हम लोग देखेंगे धीरे धीरे। If you take antibiotics when not needed or in wrong doses, it may make the drug less effective when you might need it in future. This is very important point. Okay. जो बैक्टीरिया होते हैं, हमने ये तो देख लिया कि दे
try for their survival. Yeah. So these bacteria always try for their survival. तो मान लो आपने एंटीबायोटिक का कोर्स तो ले लिया है, ओके, आप एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल कर रहे हो, आधे में छोड़ दिया या फिर उसकी जरूरत नहीं थी तब ले लिया, तो क्या होता है, जो बैक्टीरिया होते हैं ना, उनको ऐसे आदत लग जाती है, ठीक है इतना कम आया है ना, मैं जीने की ट्राई करता हूँ, मैं जीने के लिए ट्राई करता हूँ, और फिर वो खुद को मॉडिफाई कर लेता है, दैट इन अ सेंस दैट दैट बैक्टीरिया कैन एक्चुअली ग्रो व्हेन यू आर स्टिल हैविंग दैट एंटीबायोटिक, उसको कुछ फर्क नहीं पड़ता है, फिर वो प्रोन हो जाता है, ठीक है चल भाई आने दे, कुछ नहीं फर्क पड़ेगा मुझे। तो जब आपको उसकी जरूरत पड़ेगी ना वो बैक्टीरिया को मारने की, तब वो तो ऑलरेडी एंटीबायोटिक से एक्सपोज्ड है, उसे पता है क्या आने वाला है, ठीक है, तो वो डरता नहीं है वहां पे, वो या वो मर नहीं जाता है बॉडी में, तब उस आपको उस एंटीबायोटिक का कुछ भी यूज नहीं होता। इसलिए कभी भी या तो आधे में डोज खत्म कर दिया, मतलब स्टॉप कर दिया अपने आप से ही, या फिर गलत टाइम पे ले लिया, ऐसी चीजें नहीं करनी एंटीबायोटिक्स के साथ। Also, antibiotics taken unnecessarily may kill the beneficial bacteria in the body. This is also important. आपके शरीर में लैक्टोबैसिलस है, इकोलाई है, वो आपके लिए अच्छे खासे ऑर्गेनिजम्स है, वो बेचारे उनको एंटीबायोटिक को पता नहीं होता है मुझे इसे मारना है इसे नहीं मारना है, वो जाके सबको मारता जाता है। मतलब आपका लैक्टोबैसिलस जो अच्छा था गट बैक्टीरिया वो भी चला गया, इंटेस्टाइन में जो इकोलाई था वो भी चला गया। जब हायर डोसेस ऑफ एंटीबायोटिक्स देते हैं ना डॉक्टर्स, तो वो अगर बच्चों में दिए जाते हैं तो लैक्टोबैसिलस का एक ये वायल आता है, वो भी लेने के लिए बोलते हैं, या फिर बोलते हैं कि जब आप एंटीबायोटिक्स ले रहे हो तो ईट दही छाछ, बिकॉज दैट विल हेल्प द ग्रोथ ऑफ beneficial microorganisms in your body. Antibiotics, however, are not effective against cold and flu as these are caused by viruses. This is again very important point. हम लोगों को अगर कोल्ड या फ्लू हो जाता है तो हम लोग आराम से बोल देते हैं कि कुछ नहीं एंटीबायोटिक से ठीक हो जाएगा। एंटीबायोटिक से वायरस तो नहीं मरेगा आपके शरीर का, ओके, बिकॉज एंटीबायोटिक्स आर solely effective against either bacteria or fungi, or for that matter very lessly protozoans also, because there are anti-protozoal drugs also available. So antibiotic will not be helpful for protozoal infection. बैक्टीरियल इन्फेक्शन के लिए एंटीबायोटिक होता है, वायरस के लिए बिल्कुल नहीं होता है, ठीक है। तो अगर आपको वायरल इन्फेक्शन है और आप एंटीबायोटिक ले रहे हो या डॉक्टर दे रहा है, तो इसका मतलब ये होता है कि सेकेंडरी इन्फेक्शन ना हो, आपके वायरस ने आपके बॉडी को अटैक किया है, उस चीज की वजह से आपकी इम्यूनिटी थोड़ी कम हुई है, आपको वीकनेस है बॉडी, अगर दूसरा बैक्टीरिया तब आ जाता है तो आपकी बॉडी दोनों बेयर नहीं कर पाएगी, इसलिए एज अ प्रिकॉशनरी मेजर एंटीबायोटिक दिया जाता है, ना कि आपकी सर्दी ठीक करने के लिए एंटीबायोटिक है। इज इट क्लियर? समझ में आ गई ये बात? या आपको जब वायरल कोल्ड या वायरल फीवर होता है तब आपको कभी कभी डॉक्टर्स एंटीबायोटिक प्रिस्क्राइब करते हैं, एंड दैट इज टू प्रिवेंट you from the secondary infection, not from the actual viral infection. या तो ये चीजें हैं एंटीबायोटिक्स के बारे में अभी तक हमने देखी। अभी हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में जो वैक्सीन है और उसके जो अलग अलग चीजें हैं वो देखेंगे। इज इट क्लियर टिल नाउ? अभी तक का जो था उसमें कुछ डाउट्स है? सब समझ में आ गया है अच्छे से? यस, सबको अच्छे से समझ में आ गया जितना हमने अभी तक पढ़ा माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में? ओके, वेरी गुड, परफेक्ट। आपको आज के दिन के लिए होमवर्क सिर्फ इतना करना है, कल्चर प्लेट्स ये जो शब्द हमने पढ़ा, तो माइक्रोबियल कल्चर प्लेट्स सिर्फ इतना गूगल करना है और कल्चर प्लेट की इमेज देखनी है, और वो कैसे होगा वो हम लोग अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे, ओके। और जो डिसीजेस हमने पहले दूसरे पैराग्राफ में देखा था कि सम डिसीजेस आर कॉज्ड बाय बैक्टीरिया, सम आर कॉज्ड बाय प्रोटोजोआ, सो ट्राई टू गेट द नेम्स ऑफ द बैक्टीरिया। लाइक ट्यूबरकुलोसिस है जो बैक्टीरिया से होता है, बट व्हाट इज द नेम ऑफ दैट बैक्टीरिया? जैसे कर्ड लगने के लिए लैक्टोबैसिलस ये पर्टिकुलर नेम है, वैसे ट्यूबरकुलोसिस कॉजेटिव माइक्रो ऑर्गेनिज्म कौन सा है उसका नाम एक बार
ला सकते हो तो लेके आ जाओ, ठीक है। जैसे बैक्टीरियल डिसीजेस जो आपके टेक्स्ट बुक में दिए गए हैं ना, वही 2-3 डिसीजेस के लिए, सारी बड़ी लिस्ट नहीं चाहिए हमें। वो 2 डिसीजेस के लिए, फंगल के 2 डिसीजेस के लिए, और प्रोटोजुअन के 2 डिसीजेस के लिए, उनके लिए जो बैक्टीरिया या जो फंगस या जो प्रोटोजुआ है कॉजेटिव, उनके नाम। एंड द मेन थिंग बिफोर दैट व्हाट यू हैव टू डू इज माइक्रोबियल कल्चर प्लेट। ऐसा हमने अभी देखा, वो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग का जो एक्सपेरिमेंट था उसमें हमने देखा था माइक्रोबियल कल्चर प्लेट, ऐसा कुछ लिखा हुआ था, राइट। तो यू हैव टू गूगल दिस एंड यू हैव टू सी द इमेजेस कि उसमें क्या दिख रहा है आपको, ओके। सो वी डिस्कस दैट इन आवर नेक्स्ट लेक्चर। इतना बस आपको होमवर्क के लिए करके आना है। सो थैंक यू एंड बाय, विल मीट इन द नेक्स्ट लेक्चर।